हेलो दोस्तों। हम आपके राजस्थान के इतिहास में मध्यकालीन इतिहास के अंदर आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में सबसे पहले हमने गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक बात की थी। उसके बाद में हमने देखा था कि राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की मुख्य रूप से आपकी दो शाखा थी, एक मंडोर शाखा और एक आपकी भीनमाल। हमने मंडोर शाखा की पूरी बात कर ली थी और कल हमने आपके भीनमाल शाखा की बात की। भीनमाल शाखा में हमने आपके नागभट्ट प्रथम के बारे में अध्ययन किया था। नागभट्ट प्रथम के बाद में हमने कुकुस्त के बारे में जानकारी ली थी और कुकुस्त के बाद में हमने आपके वत्सराज तक आपका अध्ययन किया। आज हमें आपका वत्सराज से आगे का अध्ययन करना है कि वत्सराज ने किस प्रकार से आपके जो त्रिकोणात्मक संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष या आपका 100 वर्षीय जो संघर्ष प्रारंभ किया। जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष था ये भारत की तीन सामूहिक शक्तियों के मध्य आपका हुआ था। जो उत्तरी भारत का आपका गुर्जर प्रतिहार, दक्षिणी भारत का आपके राष्ट्रकूट और आपके पूर्वी भारत का पाल वंश, इन तीनों का जो संघर्ष चला था वो कनौज पर अधिकार लेके चलता है। इस त्रिपक्षीय संघर्ष की जो शुरुआत थी वो शुरुआत आपके वत्सराज ने प्रारंभ की और वत्सराज ने कनौज पर अधिकार को लेके, कनौज का शासक हुआ करता था इंद्रायुध, और इंद्रायुध पर आक्रमण कर, इसलिए इंद्रायुध आपकी सहायता लेने के लिए पाल वंश के धर्मपाल के पास गया था और धर्मपाल सहायता देकर वत्सराज पर आक्रमण करता, पर वत्सराज को पराजित नहीं कर पाया था। और नीचे बैठा बैठा आपका राष्ट्रकूट का शासक जो ध्रुव प्रथम था वो सब कुछ देख रहा था और उसे लगा कि वत्सराज की धीरे धीरे शक्तियां बढ़ रही है, इसलिए वत्सराज पर आक्रमण कर देता है कौन? आपका ध्रुव प्रथम। और आपके इस त्रिपक्षीय के संघर्ष के प्रथम चरण में मूलतः आपकी विजय होती है किसकी? राष्ट्रकूट के शासक ध्रुव प्रथम। इसके बाद में हमने देखा था कि किस प्रकार भंडी जाति को पराजित करके आपका वत्सराज मध्य राजस्थान पर अधिकार करता है, जालोर को अपनी नई राजधानी बनाता है, भीनमाल में आपका राजसूय यज्ञ करता है। इसके अलावा जो आपका ओसिया था, ओसिया आपके प्रतिहार स्थापत्य कला का प्रमुख केंद्र हुआ करता। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। ओसिया में जितने भी जो मंदिर थे वो महामारू शैली में बने हुए थे, पर एकमात्र आपका हरिहर मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ था। पर वत्सराज के समय में ओसिया में एक सरोवर और आपके एक जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा वत्सराज के शासनकाल में आपके उद्योतन सूरी ने कुवल्य माला नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है और उसी में एक भाषा आपके मरु भाषा का भी उल्लेख किया गया। जिनदत्त सूरी ने आपके हरिवंश पुराण की रचना की थी, वो भी किसके शासनकाल में की थी? तो वो आपके वत्सराज के शासनकाल में ही की। आज हमें आपके वत्सराज से आगे का शासक है जो आपके नागभट्ट द्वितीय के नाम से जाना जाता है। आज हमें आपके नागभट्ट द्वितीय के बारे में अध्ययन करना। तो आज जो आपकी मूलतः क्लास रहेगी वो आज हम आपके गुर्जर प्रतिहारों में नागभट्ट द्वितीय के बारे में अध्ययन करने वाले। तो आप हेडिंग लगाओ नागभट्ट द्वितीय। कौन? आपका नागभट्ट द्वितीय के बारे में। नागभट्ट नागभट्ट द्वितीय। सबसे पहली बात कि नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक है? तो 795 ईस्वी से लेके 833 ईस्वी तक का जो शासनकाल है वो किसका शासनकाल कहलाता है आपके? तो नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल है कहलाता है। कब से कब तक आपका? तो 795 से लेके 833 ईस्वी का शासन। 795 ईस्वी से लेके 833 ईस्वी का जो काल है वो किसका शासनकाल है आपके? तो नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल। कहा जाता है कि जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष चला था, इस त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजय कौन हुए थे? तो आपके नागभट्ट द्वितीय हुए थे। इन्होंने कनौज पर अधिकार कर लिया था और कनौज पर अधिकार करके कनौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो सर्वप्रथम कनौज को राजधानी बनाने वाला गुर्जर प्रतिहार शासक कौन है? तो कौन हो जाएगा? आपका नागभट्ट द्वितीय हो जाएगा। तो याद रखोगे नागभट्ट द्वितीय ने कनौज को अपनी क्या बनाई थी? तो राजधानी बनाई। तो नागभट्ट द्वितीय ने नागभट्ट द्वितीय ने कनौज को
अपनी राजधानी बनाई, कनौज को अपनी राजधानी बनाई। नागभट्टदित्य ने कनौज को अपनी क्या बनाई थी, तो आपकी राजधानी बनाता है कौन, आपका नागभट्टदित्य। इसके बाद में हम देखते हैं कि नागभट्टदित्य की उपाधियां कौन कौन सी है। नागभट्टदित्य की उपाधियां, नागभट्टदित्य की उपाधियां, कि नागभट्टदित्य की उपाधियां कौन कौन सी है आपके। जब नागभट्टदित्य की उपाधियों की बात आएगी तो एक उपाधि तो है इनकी परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज। जो आपका बकुला अभिलेख है, इस बकुला अभिलेख में इस उपाधि का उल्लेख मिलता है कौन सी आपकी, तो परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। तो पहली उपाधि कौन सी हो जाएगी इनकी आपके, तो पहली उपाधि है परम भट्टारक, परम भट्टारक महाराजाधिराज, महाराजाधिराज परमेश्वर। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर जो उपाधि है, इस उपाधि का उल्लेख कौन से अभिलेख में है, तो आपके उपाधि का उल्लेख बकुला अभिलेख में मिलता है। कौन सा अभिलेख, आपके बकुला अभिलेख। बकुला अभिलेख में नागभट्टदित्य की कौन सी उपाधि का उल्लेख किया गया है, तो नागभट्टदित्य की आपके परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि का क्या किया गया था, आपका उल्लेख किया गया। इसके बाद अगर हम दूसरी उपाधि की बात करते हैं तो दूसरी उपाधि इन्हें आपका कर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है, आपका कर्ण कहा गया है। और जो आपका कर्ण है वो कर्ण आपके ग्वालियर अभिलेख में कहा गया। किस अभिलेख में, आपके ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख। एक हमने आपके मंडोर शाखा का जो ककुक शासक हुआ था उसके बारे में भी हमने देखा था कि इन्हें प्रतिहारों का कर्ण कहा जाता है, और उन्हें प्रतिहारों का कर्ण आपके उद्योतन सूरी ने कुवल्य माला ग्रंथ में कहा गया था। लेकिन नागभट्टदित्य को भी कर्ण कहा जाता है, और हमें इस बात का उल्लेख कहां से मिलता है, तो आपके ग्वालियर अभिलेख से इस बात का उल्लेख मिलता है। तीसरी उपाधि है इनके आपके तरुशक। कौन सी, आपकी तरुशक। तीसरी जो उपाधि है, इस तीसरी उपाधि का है वो आपके तरुशक विजेता के नाम से मिलती है। कौन सी विजेता, आपके तरुशक विजेता। कौन सी उपाधि हो जाएगी तीसरी आपके, कि तरुशक विजेता भी इन्हें आपका कहा जाता है। इन्हें मत्स्य विजेता भी कहा जाता है और वत्स विजेता भी कहा जाता है। तो चौथी उपाधि कौन सी हो जाएगी, चौथी उपाधि है मत्स्य विजेता, मत्स्य विजेता और आपके वत्स विजेता, वत्स विजेता। ये पांच उपाधियां किसकी है, तो ये आपके नागभट्टदित्य। नागभट्टदित्य को आपके परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर किस में कहा गया, तो आपके बकुला अभिलेख में कहा गया। इन्हें कर्ण किस में कहा गया, आपके तो ग्वालियर अभिलेख में कहा गया। इन्हें तरुशक विजेता किस में कहा गया, और आपका मत्स्य विजेता कहा गया, और आपका वत्स विजेता भी कहा गया। ये सारी बातें किसके है, आपके नागभट्टदित्य। नागभट्टदित्य किसे राजधानी बनाता है, तो कनौज को अपनी राजधानी बनाता है। कनौज को सर्वप्रथम प्रतिहारों में राजधानी किसने बनाई थी, तो आपके नागभट्टदित्य ने बनाई थी। इसके बाद में जो नागभट्टदित्य का दरबार है, क्या आपका नागभट्टदित्य का दरबार, नागभट्टदित्य के दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता, नागावलोक दरबार कहा जाता। इससे पहले भी हमने जिक्र किया था कि जो आपका नागभट्ट प्रथम था, इस नागभट्ट प्रथम के दरबार को भी नागावलोक दरबार कहा जाता है, और नागभट्टदित्य के दरबार को भी क्या कहा जाता है, आपका नागावलोक दरबार कहा जाता है। तो नागावलोक दरबार किन किन को कहा जाता है, तो याद रखोगे, एक नागभट्ट प्रथम के दरबार को नागावलोक कहा गया था, और एक आपके नागभट्टदित्य के दरबार को क्या कहा गया था, नागावलोक कहा गया था। तो नागावलोक दरबार किस किस को कहा जाता है, एक तो आपके नागभट्ट प्रथम के दरबार को, नागभट्ट प्रथम का दरबार, और एक आपका नागभट्टदित्य का। इन दोनों के दरबारों को क्या कहा जाता है, तो आपका नागावलोक दरबार कहा जाता है।
जबकि सिर्फ नागावलोक किसे कहा जाता है, तो नागावलोक आपके नागभट्ट प्रथम को ही कहा जाता है। इसके अलावा नागभट्ट द्वितीय के बारे में हमें एक बात और याद रखनी है, राष्ट्रकूटों का आक्रमण। इनके ऊपर किसका आक्रमण हुआ था, तो राष्ट्रकूटों का आक्रमण, राष्ट्रकूटों का आक्रमण। जो राष्ट्रकूट आपका वंश है दक्षिण भारत में, इसका आक्रमण हुआ, किसका, आपके राष्ट्रकूट का। राष्ट्रकूट के जो शासक हुआ करते थे आपके गोविंद तृतीय, वो गोविंद तृतीय नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण करते हैं और नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर देते। तो राष्ट्रकूट के किस शासक से आपके नागभट्ट द्वितीय जो पराजित हुए थे, तो याद रखोगे गोविंद द्वितीय से ये पराजित हो जाते हैं, गोविंद तृतीय से ये पराजित हो जाते हैं और गोविंद तृतीय ने पराजित करके कनौज पर अधिकार कर लेता है। कनौज पर क्या कर लेता है, आपका अधिकार कर लेता है। याद रखोगे राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने, गोविंद तृतीय ने, गोविंद तृतीय ने, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने, गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर, नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर पराजित कर नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर कनौज पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया था आपके, तो कनौज पर अधिकार कर लिया। कनौज पर अधिकार कर लिया था। तो राष्ट्रकूट के शासक जो गोविंद तृतीय है, ये गोविंद तृतीय आपके नागभट्ट द्वितीय को पराजित करके आपका किस पर अधिकार कर लेते हैं, तो आपके कनौज पर अधिकार कर लेते। लेकिन नागभट्ट द्वितीय भी कहां मानने वाला था, और नागभट्ट द्वितीय कनौज पर पुनः आक्रमण करता है। इस समय आपके कनौज के शासक हुआ करते थे चक्रायुध, और चक्रायुध को पराजित करके पुनः अधिकार कर लेते हैं किस पर, आपके कनौज पर। तो आगे लिखोगे आप कनौज पर अधिकार, कनौज पर आक्रमण, कनौज पर आक्रमण। कनौज पर आक्रमण नागभट्ट द्वितीय ने, नागभट्ट द्वितीय ने कनौज के शासक, कनौज के शासक चक्रायुध को पराजित कर, चक्रायुध को पराजित कर, चक्रायुध को पराजित कर पुनः कनौज पर अधिकार किया, पुनः कनौज पर अधिकार किया, कनौज पर अधिकार किया। पुनः कनौज पर क्या कर लिया, आपका अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, आपका कनौज पर अधिकार कर लिया। तो कनौज पर अधिकार कौन कर रहे हैं, तो आपके नागभट्ट द्वितीय। और 1833 ईस्वी में, कब आपके 1833 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में, सॉरी आपके, हमने इनका शासनकाल 795 से 833 देखा था। तो 833 ईस्वी में गंगा में, गंगा में, गंगा में नागभट्ट द्वितीय ने, नागभट्ट द्वितीय ने जल समाधि ली। कैसे समाधि ली, आपकी जल समाधि ली। इतनी सारी बातें हमें याद रखनी है किससे, आपके नागभट्ट द्वितीय। कि हमने नागभट्ट द्वितीय के बारे में आपका क्या पढ़ा है, तो नागभट्ट द्वितीय की हम बात कर रहे हैं। तो कि नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल आपका 795 से लेके 833 ईस्वी के मध्य का जो टाइम पीरियड है, वो किसका शासनकाल माना जाता है, आपके नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल माना जाता है।
नागभट्ट ने किसको अपनी राजधानी बनाई थी? तो कनौज को अपनी राजधानी बनाई थी। कनौज को अपनी सबसे पहले राजधानी बनाने वाला कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक है? तो आपका नागभट्ट है। इनकी उपाधियां क्या क्या है? तो जब इनकी उपाधियों की हम बात करते हैं तो परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। पहली उपाधि कौन सी हो जाएगी? तो परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। ये किस अभिलेख में कहा गया? तो बकुला अभिलेख में इन्हें इस उपाधि का वर्णन मिलता है। दूसरा, इन्हें आपका कर्ण कहा गया, और कर्ण कहां पर कहा गया? ग्वालियर अभिलेख में। पर हमने एक बात और देखी थी, जब मंडोर के गुर्जर प्रतिहार पढ़ रहे थे तो मंडोर का जो गुर्जर प्रतिहार ककुक था उसे भी आपका प्रतिहारों का कर्ण कहा जाता है। पर उन्हें आपके प्रतिहारों का कर्ण उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला ग्रंथ में कहा है, और इनका कर्ण उल्लेख कहां पर मिल रहा है? तो आपके ग्वालियर अभिलेख में मिल रहा है। तीसरी उपाधि, इन्हें आपका तरुसक विजेता कहा जाता है, इन्हें आपका मत्स्य विजेता कहा जाता है, और इन्हें आपका वत्स विजेता कहा जाता है। इसके बाद में किन के दरबार को क्या कहा जाता है? तो इनके दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका नागावलोक दरबार कहा जाता है। नागभट्ट द्वितीय के दरबार को नागावलोक कहा जाता है, और नागभट्ट प्रथम के दरबार को भी क्या कहा जाता है? आपका नागावलोक दरबार कहा जाता है। राष्ट्रकूटों का आक्रमण, इस समय राष्ट्रकूट के शासक हुआ करते थे आपके गोविंद तृतीय। कौन? आपके गोविंद तृतीय। और गोविंद तृतीय आपके नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करके अधिकार कर लिया था किस पर? आपके कनौज पर। कनौज पर जब अधिकार कर लिया था तो वापस आपका बाद में कनौज पर आक्रमण करते हैं कौन? आपके नागभट्ट। और नागभट्ट तृतीय ने कनौज के शासक चक्रायुध को, किसको? आपके चक्रायुध को, चक्रायुध को पराजित कर पुनः कनौज पर क्या कर लिया था? आपका अधिकार कर लिया। और 833 ईस्वी में गंगा में क्या ले ली थी? आपकी जल समाधि। तो गंगा में जल समाधि लेने वाले शासक कौन है? तो गंगा में जल समाधि लेने वाले आपके प्रतिहार शासक है नागभट्ट द्वितीय है। इतनी बातें हमें याद रखनी है किसके? आपके नागभट्ट द्वितीय की। नागभट्ट द्वितीय के बाद में रामभद्र नाम का शासक बनता है, ज्यादा कोई उल्लेख नहीं है तो आप रामभद्र को छोड़ सकते। 833 ईस्वी से लेके 836 ईस्वी तक प्रतिहारों में आपका रामभद्र नाम का शासक बनता है। और रामभद्र के बाद में आपका महत्वपूर्ण एक शासक आएगा, और वो है आपका मेहर भोज। जब आप भीनमाल के जाल आपके गुजर प्रतिहार पढ़ते हो तो उसमें नागभट्ट प्रथम, आपका वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय और मेहर भोज, इन शासकों का तो आपको अध्ययन करना ही है। तो हमने नागभट्ट प्रथम को पढ़ लिया, वत्सराज को पढ़ लिया, नागभट्ट द्वितीय को पढ़ लिया, और अब हमें आपका अध्ययन करना है किसका? आपके मेहर भोज का। किसका? आपके मेहर भोज। तो आगे आप हेडिंग लगाओगे मेहर भोज। कौन? आपका मेहर भोज। 836 से लेके 885 ईस्वी तक उल्लेख मिलता है, शासनकाल मिलता है किसका? आपके मेहर भोज। याद रखना मेहर भोज, मेहर भोज आपके रामभद्र और अप्पा देवी के पुत्र हुआ। लेकिन इनका जो शासनकाल का हमें उल्लेख है वो वराह अभिलेख में मिलता है। कौन से अभिलेख में? आपके वराह अभिलेख में मेहर भोज के शासनकाल का हमें क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। सीधा सा पूछ लिया जाए कि मेहर भोज के शासनकाल का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है, तो कौन सा अभिलेख हो जाएगा आपका? तो आपका वराह अभिलेख हो जाएगा। कौन सा? आपका वराह अभिलेख। तो सबसे पहले हम करेंगे वराह अभिलेख में, वराह अभिलेख में, वराह अभिलेख में इनके शासनकाल का, इनके शासनकाल का उल्लेख मिलता, उल्लेख मिलता। इनके शासनकाल का कौन से अभिलेख में उल्लेख मिलता है? तो हमारे माइंड में रहना चाहिए कि इनके शासनकाल का जो उल्लेख है वो आपके वराह अभिलेख में मिलता है। वराह अभिलेख में शासनकाल का उल्लेख मिलने के बाद आप मेहर भोज के पिता का नाम भी ध्यान रहना चाहिए कि मेहर भोज के पिता कौन है। तो मेहर भोज के जब पिता के नाम की बात आएगी तो आप याद रखोगे रामभद्र। इनके पिता कौन थे आपके? तो रामभद्र।
और माता कौन है इनकी, तो माता है अप्पा देवी। कौन आपकी, अप्पा देवी, अप्पा देवी। अब हम इनके पिता का नाम क्यों याद रखें सर, पहले शासकों के तो आप पिता के नाम नहीं बताए। पिता का नाम याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मिहिर भोज अपने पिता की हत्या करके आपके गुर्जर प्रतिहारों के शासक, अपने ही पिता रामभद्र की हत्या कर देते हैं। कौन, आपके मिहिर भोज, और अपने पिता की हत्या करके आपके गुर्जर प्रतिहार के शासक बने थे। इसलिए आपसे पूछेंगे कि गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता शासक किसे कहा जाता है, तो गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता शासक किसे कहा जाएगा, आपके मिहिर भोज को। मिहिर भोज के पिता कौन हुआ करते थे, तो रामभद्र हुआ करते थे, जिनकी हत्या कर दी थी किसने, आपके मिहिर भोज। तो मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या करके प्रतिहारों के शासक बने थे। इसलिए गुर्जर प्रतिहारों में पितृहंता शासक किसे कहा जाता है, तो गुर्जर प्रतिहारों में पितृहंता शासक आपके मिहिर भोज को कहा जाता है। तो लिखोगे आप मिहिर भोज, मिहिर भोज अपने पिता, अपने पिता, अपने पिता रामभद्र की हत्या कर शासक बने थे, शासक बने थे। इसलिए, इसलिए मिहिर भोज को, इसलिए मिहिर भोज को, इसलिए मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहारों का, गुर्जर प्रतिहारों का, गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता शासक, पितृहंता शासक शासक कहा जाता है। कैसा शासक कहा जाता है आपके, तो पितृहंता शासक कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता शासक किसे कहा जाता है, तो गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता शासक किसे कहा जाएगा आपके, तो मिहिर भोज को कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा पितृहंता शासक, क्योंकि इन्होंने अपने पिता रामभद्र की हत्या करके आपके शासन प्राप्त किया था। इसलिए गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता शासक कौन हो जाएगा, आपका मिहिर भोज। कौन हो जाएगा, मिहिर भोज। इसके बाद में मिहिर भोज के उपनाम क्या क्या है, इन्हें किस किस उपनाम से जाना जाता है। जब उपनाम की बात आएगी मिहिर भोज की, कि मिहिर भोज को किस किस उपनाम से जाना जाता है, तो इनके मुख्यतः आपके 3 उपनाम हैं। इन्हें इस्लाम का शत्रु कहा जाता है, अरबों का अमित्र कहा जाता है, और इस्लाम की दीवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैं बताऊंगा एक एक आपको। पहले पोत आप याद रखोगे कि इसे आपका इस्लाम का शत्रु कहा गया है। क्या कहा गया है, इस्लाम का शत्रु, इस्लाम का शत्रु कहा, इस्लाम का क्या कहा गया आपका, तो इस्लाम का शत्रु कहा गया। दूसरा, अरबों का अमित्र कहा गया, मित्र नहीं अमित्र, कि जो अरबों का मित्र नहीं है वो कौन है, आपका मिहिर भोज। तो इन्हें क्या कहा गया आपका, अरबों का अमित्र, अरबों का अमित्र, अरबों का क्या कहा गया, अमित्र कहा गया। और तीसरा, इन्हें इस्लाम की दीवार कहा गया। किसकी दीवार कहा गया, तो इस्लाम की दीवार कहा, इस्लाम की क्या कहा गया आपके, तो इस्लाम की दीवार कहा गया। माना जाता है कि मिहिर भोज ने जो आपके अरब आक्रमण हो रहे थे, उन अरब आक्रमणों को रोक दिया था, अरब आक्रमणों को आगे नहीं बढ़ने दिया था। इसलिए इन्हें क्या कहा गया, इस्लाम का शत्रु कहा गया। ये इस्लाम का शत्रु है, ये इस्लाम धर्म को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। जो इस्लामों की तरफ से आक्रमण हो रहे हैं उनको एक जगह रोक दिया है, इससे आगे नहीं होने दे रहा है, इसलिए इस्लामों का क्या कहा गया, शत्रु कहा गया। अरबों का है मित्र, जो अरब अटैक हो रहे हैं, अरब अटैक को इसने आपका रोक के रख दिया है,
एक जगह से आगे बढ़ने नहीं दिया, इसलिए क्या कहा गया, अमित्र कहा गया। इस्लाम की दीवार, कि जो इस्लाम या अरब आक्रमण हो रहे हैं उनको होने नहीं दे रहा है, आगे नहीं करने दे रहा है, एक दीवार की भांति का कार्य कर रहा है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, आपका इस्लाम की दीवार कहा गया। इसके बाद में आप याद रखोगे कि मीहर भोज की हमें जानकारी कहां कहां से मिली। मीहर भोज की हमारे पास जानकारी की सोर्स क्या क्या है, हमें जानकारियों का उल्लेख कहां कहां पर मिल रहा है, तो आप याद रखोगे मीहर भोज की जानकारी के सोर्स, मीहर भोज की, मीहर भोज की जानकारी के स्रोत, मीहर भोज की जानकारी के स्रोत, हमारे पास क्या क्या स्रोत है मीहर भोज की जानकारी। तो जब मीहर भोज की जानकारी के स्रोतों की बात आएगी, तो सबसे पहले तो एक आपका ग्रंथ है राजतरंगिणी। कौन सा आपका ग्रंथ है, तो राजतरंगिणी, जो आपके कवि कल्हण के द्वारा रचित है। इस राजतरंगिणी ग्रंथ में आपका पूरा उल्लेख किया गया किसका, आपके मीहर भोज का। कौन से, आपके राजतरंगिणी। तो पहला आपका सोर्स कौन सा हो जाएगा, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी ग्रंथ। और ये किसका है आपके, तो कवि कल्हण का ये ग्रंथ। इस ग्रंथ में आपकी जानकारी मिलती है किसके, मीहर भोज। दूसरा आप इनके जानकारी का सोर्स मान सकते हो ग्वालियर अभिलेख। कौन सा अभिलेख आपका, ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख। जो हम कहते हैं कि ग्वालियर अभिलेख आपका भोज प्रथम का है, उस ग्वालियर अभिलेख में भी आपका उल्लेख मिलता है किसका, मीहर भोज। और तीसरा है आपके सुलेमान, एक यात्री है आपके सुलेमान, उनके यात्रा वृतांत में भी हमें उल्लेख मिलता है किसका, आपके मीहर भोज। तो सुलेमान है ये आपका एक अरब यात्री हुआ करता था, और ये अरब यात्री आता है, और इनके यात्रा वृतांत में फुल वर्णन मिलता है किसका, आपके मीहर भोज का। तो तीसरा आपका ये कौन हो जाएगा, सुलेमान, अरब यात्री। ये तीन सोर्स आपके मुख्य रूप से किसकी जानकारी के हैं, तो ये तीन सोर्स आपके मुख्य रूप से मीहर भोज की जानकारी के। इसके अलावा जो कवि कल्हण का ये राजतरंगिणी ग्रंथ है, इस राजतरंगिणी ग्रंथ में मीहर भोज की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में प्रकाश डाला गया। राजनीतिक उपलब्धियों का क्या किया गया है, आपका वर्णन किया गया है कि आपके मीहर भोज की क्या क्या आपकी राजनीतिक उपलब्धियां हैं। तो आप लिख सकते हो कि कवि कल्हण की, कवि कल्हण की राजतरंगिणी में, राजतरंगिणी में मीहर भोज की, मीहर भोज की राजनीतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। राजनीतिक उपलब्धियों पर, राजनीतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। राजनीतिक उपलब्धियों का क्या वर्णन है सर, कि कौन कौन से राजनीतिक उपलब्धियों पर वर्णन डाला गया। तो एक तो बताया गया इसमें कि मीहर भोज ने अपने राज्य का विस्तार करके एक शक्तिशाली साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। ये सारी बात किसमें बताएगी, तो राजतरंगिणी में, कि मीहर भोज ने अपने राज्य का विस्तार करके एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी, जो गुजर प्रतिहार शक्तिशाली साम्राज्य। तो इसकी स्थापना करने वाले कौन है, तो आपके मीहर भोज है। ऐसी जानकारी हमें कहां मिलती है, तो हमें आपकी राजतरंगिणी में मिलती है। तो ये इनकी कैसी उपलब्धि है, ये इनकी राजनीतिक उपलब्धि है। तो पहली राजनीतिक उपलब्धि कौन सी हो जाएगी आपकी, पहली आपकी राजनीतिक उपलब्धि हो जाएगी, तो पहले आपकी राजनीतिक उपलब्धि कौन सी है, कि मीहर भोज ने, मीहर भोज ने अपने साम्राज्य का, अपने राज्य का विस्तार कर,
अपने राज्य का विस्तार कर एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। एक शक्तिशाली साम्राज्य की क्या की? आपकी स्थापना की। एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना कौन कर रहा है? तो मिहिर भोज कर रहा है। और ऐसे हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो आपके राजतृंगिनी से मिलती है। दूसरे हम आपकी इनकी राजनीतिक उपलब्धि के बारे में ये बात कर सकते हैं कि इन्होंने भी अपनी राजधानी किसे बनाई थी? तो कनौज को बनाई थी। और जो कनौज को राजधानी बनाने का उल्लेख है वो किस में मिलता है? आपके राजतृंगिनी में मिलता है कि मिहिर भोज ने अपने राज्य की आपके राजधानी किसको बनाया था? तो अपने राज्य की जो राजधानी है वो आपके कनौज को बनाया था। तो ये इनकी हम आपकी दूसरी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में बात कर सकते हैं। क्या आपकी कि मिहिर भोज ने अपनी राजधानी मिहिर भोज ने अपनी राजधानी मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कनौज को बनाया। अपनी राजधानी किसको बनाया था? आपके कनौज को बनाया था। ऐसी जानकारी हमें कहां पर मिलती है? तो आपके राजतरंगिणी में मिलती है। इसके अलावा अभी मैंने बात की थी, जब सोर्सों की बात चल रही थी तब हमने देखा था आपके कि सुलेमान जो आपका एक अरब यात्री होता है जो 851 ईस्वी में भारत आता है। और अभी हमने जब आपके मिहिर भोज के शासनकाल की बात की तो हमने देखा 836 से 885 ईस्वी। तो याद रखोगे कि जो आपका सुलेमान अरब यात्री है ये किस गुजर प्रतिहार शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो वो किसका शासनकाल हो जाएगा? आपके मिहिर भोज का हो। कि सुलेमान आपका जो अरब यात्री है 851 ईस्वी में आपके भारत में आता है। इन्होंने गुजर प्रतिहार तथा जो पाल वंश है उसकी तात्कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दशाओं का क्या किया है? वर्णन किया है। क्या किया है? आपका वर्णन किया है। तो आगे हम लिखेंगे आपका सुलेमान। कौन? आपका सुलेमान। सुलेमान के बारे में आप क्या याद रखोगे कि यह अरब यात्री। कैसा यात्री है आपका? यह अरब यात्री। कब आया आपका? तो 851 ईस्वी में भारत। 851 ईस्वी में। और 851 ईस्वी में आपका भारत आया तो 851 ईस्वी में किस गुजर प्रतिहार का शासनकाल चल रहा है आपका? तो मिहिर भोज का शासनकाल चल रहा है। तो 851 ईस्वी में भारत आया। इसके बाद में आपका सुलेमान ने तात्कालीन गुजर प्रतिहार व पाल वंश के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ने सामाजिक आर्थिक व धार्मिक दशाओं का वर्णन किया। धार्मिक दशाओं का क्या किया है? आपका वर्णन किया है। वर्णन किया कि आपके सुलेमान ने तात्कालीन गुजर प्रतिहार व पाल वंश की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक दशाओं का क्या किया है? आपका वर्णन किया। इसके अलावा सुलेमान ने मिहिर भोज को बरुआ कहा व अन्य शासकों को जुर्ज नरेश कहा है।
कि मिहर भोज को तो बरुआ कहा तथा अन्य जो आपके यात्री है इन्हें जूर्ज नरेश कहा है। तो सुलेमान ने मिहर भोज को बरुआ व जूर्ज नरेश कहकर पुकारा है। आपके गुजर प्रतिहार शासकों को क्या कहा? जूर्ज का। और स्पेशल आपके मिहर भोज को किस नाम से पुकारा? तो मिहर भोज को आपके बरुआ के नाम से पुकारा था। इसके अलावा सुलेमान ही आपका मिहर भोज को इस्लाम का शत्रु बताता है और इस्लाम की दीवार कहा है। मिहर भोज को इस्लाम का शत्रु व आपके इस्लाम की दीवार किसने कहा है? तो आपके सुलेमान ने कहा है। सुलेमान ने इस्लाम का शत्रु और इस्लाम की दीवार किसे कहा है? तो आपका मिहर भोज को कहा है। इन्होंने मिहर भोज को इस्लाम का शत्रु व इस्लाम की दीवार कहा है। इस्लाम का शत्रु व इस्लाम की दीवार किसे कहा गया है? तो इस्लाम का शत्रु व इस्लाम की दीवार मिहर भोज को कहा गया है। और किसने कहा है? तो आपके सुलेमान ने कहा है। इसके अलावा सुलेमान ने हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहा है। हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहने वाला अरब यात्री कौन है? तो कौन हो जाएगा? आपका सुलेमान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सुलेमान। सुलेमान ने हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहा है। ऐसा देश कहा है आपके काफिरों का देश कहा है। कैसा देश कहा है आपके? तो काफिरों का देश कहा है। हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहने वाला कौन है? तो आपके काफिरों का देश कहने वाला सुलेमान है। इसके बाद में मिहर भोज की तरफ और आगे बढ़ते हैं। तो मिहर भोज की उपाधियां कौन कौन सी है? जैसे इनकी मुख्यतः 3 उपाधियां मानी जाती है। वरहा की उपाधि, प्रभास की उपाधि और आपके मालवा की उपाधि। कौन कौन से आपके? तो वरहा की उपाधि, प्रभास की उपाधि और आपके वरहा की उपाधि, प्रभास की उपाधि और आपके मालवा चक्रवर्ती कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया? आपका मालवा चक्रवर्ती कहा गया है। तो उपाधियां, मिहर भोज की उपाधियां कौन? तो जब मैं इनकी उपाधियों की बात करता हूं तो सबसे पहले आप इनकी उपाधियों में लिख सकते हो वरहा। इन्हें क्या कहा जाता है? आपका वरहा। दूसरा प्रभास, क्या कहा जाता है? प्रभास। और तीसरा कहा जाता है मालवा चक्रवर्ती। क्या कहा जाता है? आपका मालवा चक्रवर्ती। लेकिन याद रखोगे जो इन्हें वरहा की उपाधि दी गई थी ये ग्वालियर अभिलेख में दी गई थी, और जो प्रभास की उपाधि दी गई है ये इन्हें दौलतपुर अभिलेख में दी गई है। तो वरहा की उपाधि किस में हो जाएगी? ग्वालियर अभिलेख में। मिहर भोज की वरहा की उपाधि का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो आपके ग्वालियर अभिलेख में। और आपके प्रभास की उपाधि का वर्णन कहां पर मिलता है? तो प्रभास की उपाधि का वर्णन मिलता है आपके दौलतपुर अभिलेख। कौन से अभिलेख में? आपके दौलतपुर। तो मिहर भोज की उपाधियां कौन कौन सी हो जाएगी? वरहा उपाधि हो जाएगी। वरहा उपाधि के अलावा आपकी प्रभास उपाधि हो जाएगी और प्रभास उपाधि के अलावा आपकी मालवा उपाधि हो जाएगी। इसके अलावा आप मिहर भोज का कालिंजर विजय पढ़ सकते कि मिहर भोज ने चंदेल शासक हुआ करते थे जयशक्ति, और जयशक्ति को पराजित करके आपके कालिंजर पर अधिकार कर लिया था। तो अगर पूछा जाए कि प्रतिहारों में
आपकी कालिंजर विजय किसने की थी? तो कालिंजर विजय आपके मिहिर भोज ने की। मिहिर भोज ने चंदेल शासक हुआ करता था जयशक्ति, और जयशक्ति को क्या कर दिया था? आपका पराजित कर दिया। तो कालिंजर विजय, कालिंजर विजय, और कालिंजर विजय में क्या लिखोगे आप? मिहिर भोज ने, मिहिर भोज ने चंदेल शासक, मिहिर भोज ने चंदेल शासक जयशक्ति को, जयशक्ति को पराजित किया, पराजित किया। तो मिहिर भोज ने आपके किस चंदेल शासक को पराजित किया था? तो मिहिर भोज ने आपके चंदेल शासक जयशक्ति को क्या किया था? आपके पराजित किया था। इसके अलावा मिहिर भोज आपका जो राष्ट्रकूट के शासक है ध्रुवदित्य, वह आपके कृष्ण तृतीय को भी क्या करता है? पराजित करता है, और पराजित करके मालवा पर अधिकार कर लेता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? आपका मालवा चक्रवर्ती। लिखोगे आप राष्ट्रकूट विजय, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट विजय में किस किस शासक को पराजित कर रहा है? तो राष्ट्रकूट का शासक आपका ध्रुवदित्य और कृष्ण तृतीय को पराजित करके मालवा पर क्या कर लेता है? आपका अधिकार कर लेता। तो राष्ट्रकूट नरेश, राष्ट्रकूट नरेश ध्रुवदित्य व कृष्ण तृतीय को पराजित कर मालवा पर अधिकार किया, मालवा पर क्या किया था? आपका अधिकार किया। और मालवा पर अधिकार किया था आपके राष्ट्रकूट शासकों को पराजित करके, इसीलिए इन्हें आपका क्या कहा गया था? इसीलिए इन्हें आपका मालवा चक्रवर्ती कहा गया। इसके अलावा मिहिर भोज से एक दो टर्म आप और याद रख सकते हो कि मिहिर भोज ने सबसे पहले अपनी प्रारंभिक राजधानी किसे बनाई थी? मिहिर भोज के समय कला का केंद्र कौन सा हुआ करता था? मिहिर भोज के समय आगामी 100 वर्षों तक राजधानी कौन सी रही थी? तो कुछ आप लिख सकते हो कि प्रमुख राजधानियां मिहिर भोज, मिहिर भोज की प्रमुख राजधानियां, मिहिर भोज की प्रमुख राजधानी। तो याद रखोगे, एक तो सीधा सा पूछा जाता है कि मिहिर भोज की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो प्रारंभिक राजधानी है उज्जैन आपकी। कौन सी आपकी? उज्जैन, उज्जैन। उज्जैन के बारे में क्या याद रखोगे? प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कौन सी हो जाएगी? आपकी उज्जैन हो जाएगी। इसके अलावा एक क्षेत्र पड़ता है आपका धार। कौन सा? आपका धार। जो आपका ये धार वाला क्षेत्र है, ये मिहिर भोज के कला का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। कि मिहिर भोज की कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो धार, कला का प्रमुख केंद्र, कला का प्रमुख केंद्र, कला का क्या हो जाएगा? आपका प्रमुख केंद्र हो जाएगा। इसके अलावा कनौज, कनौज, तो कनौज के बारे में आप याद रखोगे आगामी 100 वर्षों तक राजधानी, आगामी 100 वर्षों तक राजधानी, 100 वर्षों तक राजधानी। यहां पर आपका विधिवत रूप से समाप्त होता है कौन? आपका मिहिर भोज। तो इतनी चीजें याद रखनी है किससे? आपको मिहिर भोज। लास्ट में एक बात और याद रख सकते हो कि मिहिर भोज, मिहिर भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था आपके? तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था, अनुयायी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत साथियों। थोड़े बहुत आपके गुजर पर तिहारों के शासक बचे हैं जो हम आपकी अगली क्लास में करें। ठीक है।